मैं रूप झुंझुनवाला आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बुक एक आत्मा की यात्रा चैप्टर 7 पार्ट 3। अब गाइड ने पीटर से कहा, मुझे कुछ काम है, तुम कुछ समय के लिए खुद से चारों तरफ घूमो, जहाँ मन करे वहाँ, कोई दखल अंदाजी तुम्हें नहीं करेगा। इस इमारत के 3 मंजिल थे। पहले वो नीचे के एक कमरे में गया। एक कमरे में एक मूर्तिकार अपने शिष्यों को मूर्ति बनाने की कला और उसकी बारीकियां सिखा रहे थे। फिर दूसरे कमरे गए तो देखे कि वहाँ वायलिन वादक एक ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके सामने बहुत से म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे कि किसी एकेडमी में रहती है। उन्होंने एक बात नोटिस किया कि यहाँ किसी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, ना कोई जल्दबाजी, सब खुश दिख रहे थे। वहाँ से वो और ऊपर के फ्लोर में गया जो और भी सुंदर था। वहाँ एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। यहाँ उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ गेट के आर पार नहीं जा सकते। तो वहाँ एक चेयर पे पियानो के सामने एक लड़की बैठी थी जो हाथ में एक संगीत रचना लिए उसका अध्ययन कर रही थी। जैसे ही उसने पीटर की तरफ देखा, दोनों एक दूसरे को पहचान गए। पीटर बोले, ये तो डेफ्नी हिलियर है। अब ये डेफ्नी हिलियर से अपने भौतिक शरीर में भी एक दूसरे को ये लोग जानते थे। इन्हें पहली बार 1935 के इंग्लैंड के गोल्फ क्लब में ये लोग मिले थे और वहाँ से इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी और वो अक्सर मिला करते थे। पीटर ने उनको शादी करने के लिए बहुत बार कहना चाहा, लेकिन नहीं कह पाए क्योंकि उनको लगता था पत्नी की जिम्मेदारी लेने के लिए पर्याप्त धन उनके पास नहीं है। और एक दिन निमोनिया से उनकी डेथ हो गई थी। वही डेफ्नी जीती जाती उनके आंखों के सामने थी, जो पहले से भी ज़्यादा खुश संतुष्ट दिख रही थी। डेफ्नी भी पीटर को देखकर और खुश हो गई थी। पीटर ने डेफ्नी को देखकर प्रिय बोलकर संबोधित किया, क्योंकि पहले भी वो दोनों एक दूसरे को ऐसे बुलाते थे। डेफ्नी ने कहा, तुम यहाँ कैसे? क्योंकि डेफ्नी जानती थी कि यहाँ तक लोग जल्दी से नहीं आ पाते हैं। यहाँ मतलब 3rd खंड, 3रा डायमेंशन तक जल्दी से कोई नहीं आ पाता था। जबकि नींद में जब उनकी बॉडी ऊर्जा ले रही होती है, एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में घूमती रहती है, जो उन्हें याद नहीं रहता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। सेम आकर्षण और खुशी उन्हें आज भी फील हुआ। उसने डेफ्नी से कहा, अब से तुम मेरी मदद करना यहाँ तक पहुँचने में, और तुम्हारे साथ हुई ये मुलाकात में याद रखना चाहूँगा हमेशा। तभी रूम में इंडियन मॉन्क एंटर किए। इंडियन मॉन्क ने कहा, अब तुम डेफ्नी की मदद से सोने से पहले या फिर शरीर से बाहर निकलकर उसके बारे में सोचोगे, याद करोगे तो उस तक एक मैसेज पहुंच जाएगा और वो तुमको 3रे खंड तक आने में मदद करेगी, जो कि इच्छा शक्ति के इस्तेमाल से हो पाएगा। गाइड ने कहा, तुम्हें अभी कर्म सिद्धांत के बारे में पता नहीं है। कर्म का सिद्धांत तुम्हें अवसर प्रदान करता है जो तुम्हारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये है कर्म सिद्धांत। और हम जो लाइफ में जो भी कुछ चॉइसेस लेते हैं, हर चॉइसेस की एक कॉन्सिक्वेंसेस होती है। इसे ही अच्छा या बुरा कर्म कहा गया है। कर्म का सिद्धांत, जिसे कारण कार्य सिद्धांत बोल सकते हैं, हमारे प्रत्येक विचार, शब्द तथा कर्म का हिसाब रखता है। जब 2 इंसान एक दूसरे को प्यार करते हैं, स्वयं को एक दूसरे में होना कल्पना करते हैं। ऐसे में बिना बदले में कुछ लिए सिर्फ देना ही चाहते हैं और बदले में कुछ पाना भी नहीं चाहता। जिसमें प्रेमी को बहुत आनंद आता है, उसका ये देना एक कारण है, परिणाम होगा ही। मतलब कर्म का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं मीराबाई का, उनका कर्म का सिद्धांत में उन्होंने भगवान में अपने आप को पूरी तरह से पाया, उनके लिए पूरी तरह से समर्पण भाव, और फल स्वरूप उनको उनके इस कर्म के फल स्वरूप उन्हें मिला, भगवान स्वयं उन्हें मिल गए। तो गाइड ने कहा,
मैं तुम्हें और तुम दोनों को मिला नहीं सकता था, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत के निर्वहन में दखलंदाजी होती। और उन्होंने कहा, प्रेम का सच्चा आदान प्रदान इवोल्यूशन के लिए बहुत लाभकारी है हर तरह से। उन्होंने कहा, अब आज का ये सब अनुभव तुम्हें फिज़िकल ब्रेन में लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें सूक्ष्म जगत की यात्रा याद रहे, और ये अभ्यास से आएगा। डेफनी से तुम्हारा मिलना बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो जानती है विचार की शक्ति को और सूक्ष्म जगत के सारे नियम को, और जिसे तुम चाहते थे उसे तुम पा चुके हो। ये सच्चाई ही तुम्हें सीमाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता तो तुम डेफनी से नहीं मिल पाते, जिसे तुम समझते थे कि वो हमेशा के लिए तुम उसको खो चुके हो। इसके बाद डेफनी ने इंडियन मॉन्क की ओर मुड़ा और उन्हें आचार्य संबोधन करते हुए पूछा, मैं क्यों पहले पीटर की मदद नहीं कर पाई, जबकि मैंने बहुत कोशिश की थी। डेफनी के मुंह से आचार्य शब्द सुनकर पीटर को लगा कि तुम लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो, और फिर पूछा इंडियन मॉन्क से, क्या तुम्हारा नाम आचार्य है? आचार्य ने कहा, हाँ और नहीं भी, क्योंकि जिन नामों से तुम्हें बुलाया जाता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और उन्होंने कहा, पहले वह इतना जागृत नहीं था, तुम उससे इसलिए संपर्क बनाती थी, लेकिन वो नहीं बन पाता था और पीटर को टूटे फूटे सपने जैसे याद रह पाता था। और एक इम्पॉर्टेंट बात कही है यहाँ पर कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस क्यों आती है, उसका जवाब सबके लिए एक ही है कि इन चैलेंजेस से हम लाइफ में ग्रो करते हैं, सीखते हैं, लेसन्स लेते हैं। पीटर को जगाने के लिए एक झटके की ज़रूरत थी, जैसे उसके प्रिय भाई की मृत्यु की, जिसके बाद ही उसे रोशनी की, रहस्यमय ज्ञान की मांग की। उसके लिए एक चोट लगना आवश्यकता था, क्योंकि इसी चोट से कुछ नया सीखने की चाह पैदा होती है। मनुष्य जो चाहे पा सकता है, यदि उसका इच्छा हो तो। कहा गया है, दस्तक दो और दरवाज़ा खुल जाएगा, तथा मांगो और तुम्हें वह मिल जाएगा। परम गुरु जीसस ने कहा था और सच कहा था। आचार्य ने उसे घड़ी देखने को कहा, लेकिन घड़ी वही दिखा रहा था जो पीटर सोच रहा था, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत है और यहाँ सोचने मात्र से सारे काम होते हैं। तो आचार्य तुरंत पीटर के शरीर के पास गए और उसके हाथ में बंधा हुआ घड़ी को देख के वापस आए और कहा, अभी तुम्हारे घड़ी में 11:30 बज रहा है, मतलब हमारे पास अभी समय है। तो चलो मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर चीज़ के बारे में बताता हूँ और वहाँ लेके चलता हूँ। और डेफनी भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि आचार्य के गाइडेंस से डेफनी भी वो जगह जा पाएगी जहाँ तक वो अपने सीमित ज्ञान की वजह से नहीं जा पाई है। इसीलिए हमारे लाइफ में गाइड, गुरु, इन सब की बुक की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। बुक भी हमारा गाइड है। इनका महत्व बताया गया है कि जब एक शिष्य रेडी होता है, उनके लाइफ में गुरु आ जाते हैं, एक टीचर अपीयर हो जाते हैं, और उनके गाइडेंस से हम वो सब कुछ कर पाते हैं, जान जाते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ से आचार्य ने बताया कि वो चाहते हैं वो लोग एक संगीत के विशेष समारोह में चले, सब कोई, जो देव जाति के लोगों ने जंगल में आयोजन किया था, जो इतना आंतरिक भाग में होता है कि मनुष्य कभी वहाँ पहुँच नहीं सकते। उन्होंने बताया कि ये समारोह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस समारोह से जो ऊर्जा बनेगी वो धरती पे होने वाली एक युद्ध को बातचीत में निपट जाए, ऐसा के लिए वो ऊर्जा क्रिएट किया जाएगा। और जबकि वो युद्ध अगर होगा तो उसमें हथियार यूज़ होता। तो फिर उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि ऐसी शक्ति को 2 तरह से जुटाई जा सकती है। फर्स्ट, गहन एकाग्रता मतलब ध्यान से, और सेकंड, स्वर द्वारा, म्यूज़िक से। ये संगीत कार्यक्रम में जिसमें सभी लोग
एक ही लक्ष्य पर चित रखते हैं और एक ही लक्ष्य को एकाग्रचित्त होकर उसके ऊपर काम करते हैं। म्यूज़िक और बहुत ज़्यादा फोकस, कंसंट्रेशन, तो उसमें उत्पन्न होने वाली उस ऊर्जा को फिर ये लोग आगे यूज़ करेंगे। तो वहाँ से वो लोग उस जगह पहुँचे जहाँ ये समारोह होने वाला था। एक जंगल के बहुत अंदर के हिस्से में वहाँ एक बहुत विशाल पेड़ था जिसके नीचे वो लोग बैठ गए और वहाँ वो लोग देखे कि कुछ जो वहाँ की रोशनी थी वो भी हल्का सिलेटी नीले रंग का था, जो कि बहुत क्लियर थी। उस रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहे थे। तो वहाँ उन्होंने कुछ ही देर में बौने आकार के छोटे छोटे व्यक्ति को आते देखे जो लगभग 10 थे और बताए गए कि ये लोग प्रकृति आत्मा थे। वो लोग वहाँ आकर चौकरी मारकर मौन में बैठ गए और उन्होंने ब्राउन कलर का सूट, शूज़, चटकीले हरे रंग का पत्ता से ज़्यादा चमकीली रंग का टोपियाँ पहनी हुई थी। उनके नैन नक्श प्रोर जैसे थे, धरती के हिसाब से 40 से 70 साल के बीच के लग रहे थे। अगर आप लोगों ने कभी डिज्नी के स्नो वाइट के 7 बौने देखी है तो उसके से मिलते जुलते ये लोग थे। फिर वहाँ कुछ देर में काफ़ी लंबे लगभग 35 पुरुष व महिला सदस्य आए जो कि देव जाति के थे। इनकी विकास व्यवस्था मनुष्य की विकास व्यवस्था के समांतर चलती है। ये लोग मनुष्य से मिलते जुलते थे लेकिन बाष्पशील थे। जो लड़कियां थी वो 18 से 25 साल की लग रही थी। कोई खुले बालों में और कोई नीले या हरे रंग के रिबन से बंधे बालों में थी। ये भी मौन थे। डिफरेंट टाइप के उनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे और वो लोग खड़े ही थे। धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हुआ। बौनों ने ढोल बजाना शुरू किया और आपस में जो प्रकृति आत्मा थे, जो देव जगत के आत्मा थे, वो लोग आपस में ताल से ताल मिला के बहुत सुंदर म्यूज़िक क्रिएट करने लगे। और तभी दूर बैठी एक अति सुंदर लड़की जो देव जगत में भी उत्कृष्ट श्रेणी की थी, उनका मधुर सुरीली स्वर सुनाई दिया। उनका बाल पीछे लहरा रहा था। ये उच्चतम स्वरीय गायिका थी। उनका पवित्र स्वर सुनकर उनका रोम रोम ऐसे लग रहा था जैसे कि रोने को हो गया। और इन सब से वह ऊर्जा बना जिसके लिए ये सब आयोजन था। तभी वहाँ एक दाढ़ी वाले, बहुत ऐसा बोला जाता ना, पंडित, औपचारिक पोशाक पहना हुआ एक आदमी वहाँ आया जिसे हम मास्टर कह सकते हैं, जो बहुत ज्ञान, विजडम उनके अंदर भरा हुआ था। वो उस एनर्जी को लेके चले जाते हैं ताकि उस एनर्जी को आगे यूज़ किया जाए धरती ग्रह पे। उस मीटिंग में होने वाली, उस बातचीत में होने वाली, वहाँ उनके विचारों में वो डाल दिया जाए ताकि वो जो लड़ाई होने वाली थी वो बातचीत में निपट जाए। और वहाँ से वो लोग फिर एकेडमी की तरफ आते हैं। एकेडमी की इमारत के लिए मॉन्क कहते हैं कि इसे बहुत अच्छे से अपने दिमाग में इसकी पिक्चर को छाप लो, क्योंकि जब भी तुम इसकी पिक्चर याद करोगे तभी तुम यहाँ आ पाओगे। तो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आने के लिए हमें एक साइन की ज़रूरत होती है, एक क्लियर पिक्चर की। और वहाँ से ये लोग डेफनी की कुटिया की ओर गए। तो वहाँ जब ये लोग जा रहे थे तो पीटर बोले कि रास्ता बहुत सुंदर बगीचा, फूल, फल, सब कुछ। वहाँ के जो घर थे, सबका घर बहुत सुंदर और डिफरेंट, जिसको जैसा शौक था। किसी का घर लग रहा था चाइनीज़ जैसा, किसी का जापानीज़, किसी का इंडियन, किसी का महल, किसी का हट, जिसको जैसा पसंद था, जिसके जैसा था, सब अपनी अपनी वर्ल्ड में वैसा वैसा बना रखे थे। वहाँ से जब ये लोग डेफनी के घर गए तो देखें कि उसका घर का हर कोना बहुत सुंदर था, बहुत आर्टिस्टिक टाइप था। और वहाँ एक बेड भी था। हालांकि वहाँ लोग सोते नहीं है, लेकिन डेफनी ने कहा कभी कभी लेट कर कुछ सोचने में अच्छा लगता है, रेस्ट करने में,
एवं पड़े रहने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए बेड है। और उसकी कुटिया में किचन थी, लाइब्रेरी थी। तो वहाँ ये किचन क्यों थी? उसे ऐसा लगा क्योंकि यहाँ तो सोचने से ही खाने का आ जाता है। तो आचार्य ने कहा क्योंकि डेफनी को भौतिक जगत में भी लोगों को खाना बनाने के, खिलाने के शौक़ थे, तो यहाँ पे भी आकर वो अपना शौक़ जारी रखी है और यहाँ आसपास के लोगों को बुला के खाना खिलाती है। तो वहाँ के बाहर, घर के बाहर सब कीमती सामान सबके ऐसे ही पड़े थे क्योंकि वहाँ चोरी का कोई डर नहीं। और बताया गया कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, लेकिन उनके फूल को देखते ही पहला जैसा हमारे अंदर विचार आया होगा कि इसका खुशबू ऐसा हो सकता है, हम ठीक वैसे ही खुशबू को अपने अंदर फील करते हैं। एक्चुअल खुशबू हम नहीं ले पाते हैं। फिर वहाँ से तैरते हुए फिर से वे लोग एकेडमी की तरफ आगे बढ़े और एकेडमी में पहुँचने के बाद फिर वो लोग अपने मन को एकाग्र किए और अपने मन में घर के बगीचे का स्वरूप बनाए और पीटर अपने शरीर के पास पहुंच गए। और आचार्य ने कहा कि तुम अपने शरीर में वापस जाओ, मैं तुम्हारे दिमाग की कोशिकाओं पे कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे तुम्हारे सब कुछ याद रहे। और ऐसा ही हुआ। पीटर अपने शरीर में वापस आए और आते ही सबसे पहले सब कुछ लिख लिए और फिर नाश्ता और थोड़ा सा टहल के आने के बाद उनकी फिर आँख लगी। और फिर आँख लगने के बाद वो वापस से अपने शरीर से बाहर निकले और वापस एकेडमी का फ़ोटो अपने माइंड में बनाया ताकि वो वहाँ पहुँच सके। जैसे ही उन्होंने एकेडमी का फ़ोटो अपने माइंड में क्लियर बनाया, उसे एकेडमी दिखने लग गई और वो बहुत खुशी से एक्साइटेड हो गए। और जैसे ही वो एक्साइटेड हुए, वो अपना कंट्रोल और अपने सारे कंट्रोल को उन्होंने खोना शुरू कर दिया। और जैसे ही ऐसा हुआ, वो अपने शरीर में वापस लौट आए, नींद से जग गए और उनकी दिल की धड़कन बहुत दौड़ रही थी। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के लिए हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, इससे हमें ये एक लर्निंग भी लेनी है। उसके बाद थोड़ा देर इधर उधर करने के बाद वापस से पीटर को नींद आई और इस बार उन्होंने अपने एक्साइटमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हुए एकेडमी की पिक्चर बनाई और फिर से वहाँ पहुँचे। और वहाँ जाके उन्हें लगा कि ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ डेफनी नहीं थी। फिर वो वहाँ से डेफनी के घर की तरफ, जिसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है, वहाँ गए और तभी उन्हें दूसरी तरफ से डेफनी भी आते दिखी। और डेफनी और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे, एक दूसरे को हग किए, खूब सारा प्यार किए और फिर वो लोग डेफनी के घर गए। डेफनी के घर जाके पीटर कहा कि डेफनी, तुम मेरे लिए पियानो बजाओगी? तो डेफनी ने उनके लिए पियानो बजाया और पीटर को आज एक गहन शांति का अनुभव हुआ। जबकि पिछले कुछ दिनों वो बहुत परेशान थे अपने भाई की मृत्यु को लेके, लेकिन अब उनका मन में ऐसा कोई बात नहीं था। अब वो बहुत रिलैक्स थे। तो फ्रेंड्स, अब डेथ भी इनके प्यार को रोक नहीं पाया। उसके बाद पीटर ने अपना और डेफनी के बारे में बताया कि इस लोक में शादी जैसी कोई चीज़ नहीं है। सब एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं, सरनेम से नहीं। और ऐसे में पीटर को अचानक अपने शरीर में कुछ हलचल महसूस हुई क्योंकि उनका फिज़िकल बॉडी का नींद पूरा हो चुका था और उसे शरीर में वापस आने की सिग्नल मिल रहा था। और वो बहुत मुश्किल से अलविदा कहते हुए वापस लौट आए और फिर से सब कुछ लिख लिया। और आचार्य आकर क्या बोलेंगे, ये सोचने लगे।